नमस्कार दोस्तों। एक सेठ का कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा था, पर कल की रोशनी में क्या कालिक पुती है कुछ पता नहीं चलता। दीन मान का चक्कर ऐसा उल्टा चला कि उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और अंत में बिगड़ी तो ऐसी बिगड़ी कि 2 समय की रोटियों का जुगाड़ भी मुश्किल हो गया। सेठानी थोड़ी सनकी थी। जिस गांव में घर घर उसकी उधारी थी, वहां ऐसी स्थिति में रहना उसके लिए असह्य हो रहा था। उसने एक दिन मौका देखकर अपने मन की बात पति को बता दी। कहने लगी, मैं तो यहाँ घड़ी भर भी नहीं रह सकती। औरतों के ताने सुन सुनकर मेरा तो कलेजा छलनी हो गया है। मेरे मायके में सब ठाठ हैं। मेरे भाई अपने व्यापार में आपको हिस्सेदारी में रख लेंगे, फिर कारोबार जमते क्या देर लगती है। सेठ भी कई दिनों से कुछ ऐसी ही बात सोच रहा था। पत्नी के कहते ही मान गया। दूसरे ही दिन वे सेठानी के पीहर जाने के लिए रवाना हुए। 12 बरस का एक ही बेटा था। वह भी अपने बाल साथियों को छोड़कर माँ बाप के साथ चल पड़ा। सेठानी घर से तो बड़ी खुशी खुशी निकली थी, पर रास्ते में उसका मन बदलने लगा कि ऐसी दयनीय स्थिति में दामाद का ससुराल जाना क्या ठीक रहेगा। सगे भाई भी दुख के दिनों में मुंह फेर लेते हैं, तब साले गरीब बहनोई का क्या लिहाज रखेंगे। कुछ ही दिनों में नौकर की तरह बेगार लेने लगेंगे। भौजाइयों के जहरीले ताने क्या वह सुन सकेगी। यूं ही अपना गांव छोड़ा। ईश्वर किसी को भी लाठी से नहीं मारता, वह तो सिर्फ कुमती सुझा देता है, सो अपने आप ही मरने की नौबत आ जाती है। सेठानी प्यास लगने के बहाने पति को कुएं पर ले गई। लड़का शीशम की सघन छाया में वहीं बैठा रहा। सेठ पानी सींचने के लिए तनिक झुका ही था, पत्नी के मामूली धक्के से कुएं में जा गिरा। लड़के को जैसे तैसे समझाकर उसे ननिहाल ले गई। पीहर पहुंचने के बाद उसने सुहागिन का भेष नहीं बदला। कहा कि वे परदेश व्यापार करने के लिए चले गए हैं। उधर कुएं पर एक गडरिया पानी पीने आया तो उसने भीतर चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अपनी मोटी रस्सी डालकर सेठ को बाहर निकाला। सेठ ने भी सच्ची बात छिपाए रखी। उसने प्राण बचाने के बदले गडरिये को नग जड़ी अंगूठी देनी चाहिए, तो गडरिये ने साफ साफ मना करते हुए कहा कि बस आपके प्राणों का मोल इस अंगूठी जितना ही है। अब भला बनिया क्या जवाब देता। मन ही मन सोचने लगा कि वह अंगूठी जितना भी मोल समझती तो कुएं में थोड़ी ना पटकती, पर उसके होठों से बाहर कुछ नहीं आया। गडरिये के गले लगकर कहीं अनजान दिशा की ओर रवाना हो गया। दीनमान किसी से पूछकर नहीं बदलते। परदेश में जो घर बनिए ने किराए पर लिया था, वहां पानी की तंगी के कारण उसने आंगन में एक नल खुदवाने की सोची। मजदूरी चुकाए जितने पैसे भी उसके पास नहीं थे। पड़ोसी से कुदाल और फावड़ा मांगकर उसने अपने हाथों ही खुदाई शुरू कर दी। सेठ के सपने में भी आशा न थी कि उसका भाग्य इतनी जल्दी चमत्कार बता देगा। कोई 1-2 नहीं, पूरे 7 कलश मोहरों से भरे हुए ऐसे शहर को छोड़कर जाने की इच्छा भला उसको कैसे होती, और वैसे भी जाए तो किसके पास जाए। उसने दृढ़ संकल्प करके वहीं पर व्यापार शुरू कर दिया। धूल को भी हाथ लगाता तो सोना बन जाती। 3 ही बरस में वह इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी हो गया। अभी उसकी कोई विशेष उम्र भी न थी। 20 बाप अपनी बेटी देने के लिए तैयार खड़े थे, पर दूसरी बार कुएं में गिरने की हिम्मत बनिए की नहीं हुई। पर कुछ ही दिनों में बच्चे की याद उसे जरूर आने लगी। बनिए ने सोचा, बच्चे के पास तो जरूर चलना चाहिए, 2-3 दिन उसके साथ रहकर वापिस चला आएगा। सो एक दिन ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त निकलवा कर वह अपने ससुराल को रवाना हुआ। नागौरी बैलों का बढ़िया रथ था। दूसरे दिन ससुराल पहुंचा तो सबने खूब खुशियां मनाई, पर आश्चर्य की बात ये कि उसकी पत्नी खुशी मनाने में सबसे आगे थी। रात को एकांत में पति पत्नी का मिलन हुआ तो उसने सेठ को ऐसा भरमाया, ऐसा बहकाया कि उसे पत्नी की बात पर पूरा विश्वास हो गया। कहने लगी, मुझे ये सब सपने में आया था, इसलिए तो मैंने सुहागिन का भेष नहीं बदला। भोले सेठ ने शंका की कि यदि ऐसा ही सपना आया था तो पहले तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सेठानी ने मुंह मसोस कर जवाब दिया कि पहले बता देती तो सपना साकार थोड़े ही होता।
पुरुषों के लिए पत्नी की बात पर विश्वास करने के अलावा दूसरा कुछ विकल्प नहीं होता। सेठानी ने एक बात और समझाई तो वह बिना हुज्जत किए ही मान गया कि पुरखों का गांव छोड़ना नहीं चाहिए। सेठ ने वादा किया कि प्रदेश में सारा काम समेटकर वह अगले महीने 13 को गांव आ जाएगा। दूसरे दिन सेठ प्रदेश के लिए रथ में बैठकर रवाना हुआ और सेठानी अपने ससुराल। बेटे की सगाई मामों ने कर दी थी। सेठ के गांव पहुंचते ही बच्चे का धूमधाम से ब्याह भी कर दिया। बेटे की बहू बहुत झगड़ालू, तेज तर्रार और गुस्सेल थी। सेठ समझ गया कि सालों ने इस ब्याह के नाते निश्चित रूप से अपना कोई स्वार्थ सिद्ध किया है। जो भाग्य में लिखा उसे मन मारकर स्वीकार तो करना ही पड़ता है। बुरे दिन किसी को भी सूचित करके नहीं आते, न गरीब को न अमीर को। गर्मियों के दिन थे। सेठ सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले ही खाना खा करके लेटा था। सेठ के मुंह पर ढलते सूरज की किरणें पड़ने लगी तो सेठानी ने रंगीन चुंदड़ी से छाया कर दी। खड़ी होकर एक हाथ से हवा करने लगी। सेठ के होठों पर अचानक मुस्कान थिरक उठी। मजाक करते हुए कहने लगा, आज यह भी दिन है और वह कुएं वाला भी दिन था जब तुमने मुझे अपने हाथ से कुएं में धक्का दिया था, लेकिन बचाने वाले के हाथ ज्यादा लंबे होते हैं। सेठ के बेटे की बहू पास ही ओट से खड़ी ये बातें सुन रही थी। सेठानी ने इशारा किया तो सेठ तुरंत समझ गया। आगे उसने कुछ न कहा, पर हाथ से छूटा हुआ पत्थर वापिस लौटे तो मुंह के बोल वापिस लौटे। बहू के लिए यह ब्रह्मास्त्र काफी था। कुछ दिन बाद सास बहू में किसी बात को लेकर तकरार हो गई। तब बहू ने पहली बार ब्रह्मास्त्र से काम लिया। मुस्कुराकर कहा, अब बढ़ चढ़कर बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम वही हो ना जिसने अपने हाथ से भोले ससुर को कुएं में धकेल दिया था। पति की हत्या तो कसाईन भी नहीं करती। तुम्हारा तो मुंह देखने से भी पाप लगता है। सेठानी के तो बदन में काटो तो खून नहीं। अब बहू का सामना करे तो कैसे करे। बदजात के पेट में कभी कोई बात खटती भी है। सारे गांव में कल तक थू थू हो जाएगी। उस पर सनक का दौरा पड़ा तो उसने अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। सेठानी की दुर्दशा देखकर सेठ ने कपाल ठोक लिया। एक मामूली मजाक से यह दुःस्वप्न घटित हो गया। यदि थोड़ा संयम बरतता तो यह घड़ी उसे देखनी नहीं पड़ती। जब वह इतना अनुभवी होकर इतनी उम्र खाकर भी अपनी जबान पर नियंत्रण न रख सका तो बहू तो अभी बच्ची है, वह कैसे रख पाती। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।